देखो भाई, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, जब आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन या फोटोन इंसिडेंट करते हो तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को उखाड़ फेंकता है, इजेक्ट आउट, समझाया था। और उसके अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव वोल्टेज देते थे, नेगेटिव वोल्टेज देते थे, और नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज देने पर रुक जाता था। उस पॉइंट को नाम दिया था कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब उनसे रिलेटेड लॉज क्या हैं, जब एक फोटोन आप डालोगे पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, उसके लॉज क्या हैं। तो वही चीज़ है, इसमें 3 और 4 लॉज हैं आपको पढ़ने हैं, जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फॉर ए गिवन मेटल द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कुछ समझ में? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जितनी इंटेंसिटी डालोगे ना उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। समझ में? क्या 40 वोट का बल्ब है, कितने फोटोन इमिट कर रहा है, मान लो 100, ठीक है। तो अगर आप 80 वोट का लगाते हो तो कितने इमिट करेगा वो, कितने फोटोन्स इंसिडेंट करवाएगा, 200, और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी कितने निकलेंगे, 200। समझ में? क्या हमने ये पढ़ा था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकता है। तो जितने किसी मेटल के लिए अगर आप जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नाम दिया पता है, फोटोन गिरने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो, तो इजेक्टेड पर सेकेंड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप कितनी इंटेंसिटी डाल रहे हो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। आगे समझ में? सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फॉर ए गिवन मेटल, एक गिवन मेटल के लिए बिलो ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। एक खास फ्रीक्वेंसी है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी अगर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता वो फोटोन। और उस फ्रीक्वेंसी का नाम मैंने आपको बता रखा है, क्या है वो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बताया भी था मैंने आपको, जैसे स्पेक्ट्रम में अपने ये कलर हैं, ठीक है। अगर आप रेड डालते हो नहीं निकलता है, ऑरेंज डालते हो नहीं निकलता, येलो डालते ही निकलता है, इसमें भी नहीं निकला, इसमें भी नहीं निकला, येलो डालते ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो येलो वो किनारे वाली फ्रीक्वेंसी है, निकल तो जाता है लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो चल नहीं पाता। समझ में? क्या निकल सकता है, तो वो किनारे वाली फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल के वर्क फंक्शन की इक्वल होगी कि नहीं, बस इलेक्ट्रॉन को क्या किया उसने, बाहर निकाल दिया, चल नहीं पाया काइनेटिक एनर्जी से। समझ में आएगा? जस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। आगे समझ में? तो ये सेकंड पॉइंट यही कहता है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल ही नहीं है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के वो भागेगा कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया था एक मेटल सरफेस, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और जो फोटोन आपने डाला, फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, 10, यहाँ से यहाँ तक चलने में 2 खर्च कर गया, जंपिंग में कितनी खर्च कर गया, 4, वर्क फंक्शन इसका कितना है, 4। अब 2 यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक खर्च कर गया था, जंपिंग में 4, कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके भागेगा, 2 + 4 6, और 6 10 घटाओ आप, देखो 10 - 6 4 काइनेटिक एनर्जी लेके भागेगा, ये कह रहा है। तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं इस टाइम के लिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यूँ कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। 100 फोटोन गिराओ, 200 फोटोन गिराओ, कितने भी गिराओ आप, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का किससे रिलेशन है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उस फोटोन के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो एनर्जी ज़्यादा हो गई फोटोन की, मान लो एक रेडिएशन है एक जो 100 एनर्जी है उस फोटोन की, तो इसी टाइम पे इसी सिचुएशन के लिए 2 + 4 6, अब 6 आप सब्ट्रैक्ट करो 100 में से, 94, ठीक है ना। तो वो कितनी एनर्जी लेकर के भागेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 94। ये चीज़ आपने समझनी है, मतलब इंटेंसिटी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी, उसका किससे रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी, किस रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन अलग चीज़ है, इंटेंसिटी मतलब 100 200 300,
और फ्रीक्वेंसी समझ गए, फ्रीक्वेंसी एनर्जी, ठीक है। एक फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी है, और वो जिसके उसके पास जितनी एनर्जी होगी उतनी ही तो देगा, उससे ज़्यादा थोड़ी ना देगा। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, लेस देन इवन 10⁻⁹ सेकेंड। अब 1 सेकेंड तो बहुत बड़ा है, 10⁻⁹ सेकेंड। देखो अब 1 सेकेंड के इतने हिस्से करो, इसको क्या लिख सकते हो, 1/10⁻⁹ सेकेंड। क्या लिख सकते हो इसको, 1 सेकेंड का देख लो कितना हिस्सा है, इतना टाइम लगता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये। क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब एक सरफेस है, मेटल सरफेस, अगर आपने इसके ऊपर जैसे ही फोटोन डाला, फोटोन डालते ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। जैसे फोटोन डाला, टाइम नहीं लगने वाला इसमें, यही तो करेगा टाइम लैग। टाइम लैग क्या है, वेरी स्मॉल। समझ में क्या, टाइम नहीं लगेगा इस प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप लाइट जलाओगे, किस स्पीड से लाइट चलेगी, फोटोन किस स्पीड से चलेगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जैसे ही स्ट्राइक किया तो उसी टाइम पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। और अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड भी बता रखा है, कितना सेकंड, तो बहुत ज़्यादा, ये 1 नैनो सेकंड हुआ ना, 1 नैनो सेकंड, तो इतना टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है, इसमें कोई बड़ा टाइम नहीं लगता। जैसे ही फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम है ये। आगे समझ में। और जबकि वेव थ्योरी कुछ और कहती है, वेव थ्योरी कहती है कि टाइम लैग होगा। इसी कारण से वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी इस चीज़ को, तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उससे पहले एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो देखो एक बार क्या कहती है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बेटा, अब आप इस चीज़ को देखिए, ऑब्जर्व करिए। अगर आप एक फोटोन इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, एच न्यू, ठीक है। अब कुछ एक एनर्जी वो वर्क फंक्शन में खर्च कर गया, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन मैंने आपको बताया था, इसको W से डिनोट करो, फाई से डिनोट करो, फाई नोट से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वर्क फंक्शन में खर्च कर गया, वो एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च हुई, वो कितनी है, एच म्यू नोड है क्या ये। म्यू नोड इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ चीज़ आई समझ में, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों बोला मैंने, अभी अभी समझाया था। अगर आप एक मेटल सरफेस के ऊपर रेड डालते हो, नहीं निकला, ठीक है। ऑरेंज डाला, नहीं निकला। येलो डालते ही निकल गया, येलो डालते ही निकल गया, लेकिन चल नहीं पाया, है ना, तो निकल तो गया। तो येलो वाली जो फ्रीक्वेंसी है या उस फोटोन की एनर्जी है, दैट इज एच म्यू नोड। आगे समझ में। तो ये किनारे वाली फ्रीक्वेंसी है, ये जंप आउट करवा दिया इसने इलेक्ट्रॉन को, लेकिन चला नहीं पाया, बस निकालने वाली एनर्जी थी। तो ये किनारे वाली एनर्जी का क्या नाम दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप एक चीज़ सोचिए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये जितनी एनर्जी लगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, इतनी एनर्जी है उस फोटोन के पास, वो किस में यूज़ होगी, वर्क फंक्शन में। कुछ आया समझ में, वर्क फंक्शन में यूज़ होगी। और डाला कौन सा है, हमने तो येलो से बड़ा डाला है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का, अभी अभी तो समझाया मैंने। हमने मान लो ग्रीन या ब्लू डाला है अभी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी भी क्या है उसकी ज़्यादा। अब कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके भाग सकता है, आगे समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या फार्मूला होगा, जितनी एनर्जी का आपने फोटोन डाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, कौन सी एनर्जी, वर्क फंक्शन की एनर्जी क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। आगे समझ में भाई, वर्क फंक्शन वाली एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज कर ली उसने वर्क फंक्शन में, आगे समझ में, और निकल गया, लेकिन चल नहीं पाया। लेकिन हमने ज़्यादा एनर्जी का फोटोन डाल रखा है, तो ज़्यादा और ये कम, तभी तो काइनेटिक एनर्जी लेके भागेगा। काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे उस फोटोन के लिए क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एच कॉमन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या नाम है इसका, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, क्या है, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल
अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, एच म्यू माइनस म्यू नॉट, यही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है उस इलेक्ट्रॉन के पास कैसे निकालेंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन भागा ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेकर के, वो मैक्सिमम है उस पार्टिकुलर फोटोन की फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके भागा यहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा, जब आप नेगेटिव वोल्टेज लगाओगे और मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज लगाने पे ये रुक जाए। ग्राफ याद है, हाँ, यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है वो रुक जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव कितनी वोल्टेज दी हमने, 5 वोल्ट, नेगेटिव 5 वोल्ट पे रुक गया। तो ये पॉइंट क्या बोला जाता है, नेगेटिव 5 वोल्टेज पे सारे के सारे चार्जेस रुक गए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रुक गए, है ना। ये पॉइंट क्या बोला जाता है, कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैंने किससे शो किया था, आपको याद है, मैंने बोला था दिस इज वी नोड यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले सारे रुक गए, आया ना समझ में, जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो सारे रुक गए। तो ये वी नोड है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल है। अरे ये ई वी नोड बोला था मैंने आपको, नेगेटिव क्या बोला था मैंने आपको, नेगेटिव ई वी नोड देने पे ये रुक गया, है ना। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटोन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके भाग रहा था वो रुक गया यहाँ, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई वी नोड, क्या लिखोगे, अब ई वी नोड इज इक्वल्स टू एच, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जिसमें वेवलेंथ आती है सी बाई लेमडा, इसको क्या लिखेंगे, सी बाई लेमडा नोड, सी कॉमन उठा लो, इज इक्वल्स टू एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, ये कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी थी अपने पास, और वेवलेंथ, इसमें ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये कंक्लूड किया कि लाइट के पास कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर, कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर। क्योंकि जब फोटोन गिरेगा ना, फोटोन थ्योरी के बगैर इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, वेव थ्योरी तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगी, देखेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर एक फोटोन इंसिडेंट करोगे, फोटोन थ्योरी है ये, और फोटोन थ्योरी के बगैर एक्सप्लेन ही नहीं होती ये चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं सकता, और जिसके कारण क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का इन्वेंशन हुआ, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बनी, यानी कि लाइट कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। कैसा नेचर हुआ, स्ट्रेट नेचर, आगे समझ में। अब देखते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्यों इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी फेल हुई, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी करेक्ट है कि नहीं है ये हमें पता है, वेव थ्योरी करेक्ट है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इस चीज़ को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड एनर्जी शुड इंक्रीज, एनर्जी भी इंक्रीज करनी चाहिए, एंड इलेक्ट्रॉन शुड कम आउट आफ्टर एनर्जी इज मोर देन वर्क फंक्शन। होगा क्या, अगर आप वेव नेचर मान के देखो तो लाइट गिर रही है, धीरे धीरे गिर रही है, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी डालोगे आप, मतलब 40 वोट का बल्ब फिर 80 वोट का बल्ब, तो आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, 40 की जगह 80 वोट का बल्ब या 1000 वोट का बल्ब यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी। तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कब निकलेगा, जब एनर्जी और वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ी, और जब उतनी एनर्जी होगी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है वो, तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये कंडीशन है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। और हमारा जो फोटोन वाला कंसेप्ट क्या कहता है, इंटेंसिटी ये जो है ना उसका एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करें, और एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज एच न्यू, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। चाहे 40 वोट का बल्ब लगाइए चाहे 80 वोट का, एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। चाहे 1000 वोट का बल्ब लगाइए, हमने करके देखा ऐसा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया VIBGYOR,
हम ऑरेंज पे निकालना चाहते हैं, किसी मेटल सरफेस पे ऑरेंज कलर की लाइट डालें और निकालना चाहते हैं, तो हमने 40 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट का बल्ब लगा करके देखा ऑरेंज का, 1000 वोल्ट का बल्ब लगा करके देखा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, नहीं निकला। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जबकि एक खास पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, येलो आपने लिया ऑरेंज की जगह और इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो ऑरेंज कलर का बल्ब आपने 1000 वोल्ट का लिया था, 1000, वो नहीं निकाल पाया। लेकिन येलो कलर के बल्ब ने जो 20 का था, सिर्फ कितना वोल्ट का था, 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का बल्ब जलाया छोटा सा, जस्ट उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इजेक्ट आउट किया। तो है समझ में। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नॉट इंटेंसिटी। कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट एग्जिस्ट। अगर आप वेव थ्योरी मानो तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कंसेप्ट ही नहीं है। क्योंकि वेव थ्योरी ये कहती है कि आप ऑरेंज कलर की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ, 40 की जगह 400 वोल्ट करो, 400 की जगह 1000 वोल्ट करो, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये कहना है इसका। जबकि हम ये देखते हैं कि ऑरेंज डालने पर नहीं निकलता और येलो का सिर्फ 20 वोल्ट का बल्ब ही निकाल देगा। तो यहाँ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है अपने पार्टिकल नेचर में, जबकि वेव नेचर मान करके मतलब इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट ही नहीं है। और जबकि हम देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। टाइम लैग, अभी अभी मैंने आपको टाइम लैग बोला था, टाइम तो लगता ही नहीं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है वो। जबकि वेव थ्योरी क्या कहती है, एक वेव फ्रंट आएगा, फिर दूसरा वेव फ्रंट आएगा, फिर तीसरा आएगा, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी। मैंने कहता है कि 1 सेकंड लग रहा है, नहीं, 1 मिली सेकेंड लगे मान लो इस प्रोसेस में। 1 वेव फ्रंट, फिर सेकंड वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट, 1 मिली सेकेंड लगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम लैग होगा। ये कह रहा है, वेव थ्योरी कह रही है कि टाइम लगेगा। और जबकि हमारी जो फोटोन थ्योरी है वो क्या कहती है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसे फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजेक्ट आउट। जबकि कहता है कि वेव फ्रंट आएगा, टकराएगा, और इट शुड टेक टाइम टू गेट द एनर्जी एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब होगी मेटल सरफेस पे, सभी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे हैं, वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और हम जानते हैं तब जा करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस एमिशन। एक्सपेरिमेंट कुछ और कहता है, वेव थ्योरी कुछ और कहती है। वेव थ्योरी कहती है टाइम लैग होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस एमिशन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण वेव थ्योरी फेल हो गई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है कि नहीं होता, कैसे होता है, फिर समझ में। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या वेव थ्योरी फेल है, क्या वेव थ्योरी है ही नहीं। भाई वेव थ्योरी गलत है क्या, नहीं, वेव थ्योरी सही है, अपनी जगह सही है। कौन कहता है वेव थ्योरी गलत है, आप बोलोगे ये कहता है। नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ें और भी देखी हैं लैब में, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, वो सब चीज़ें कौन एक्सप्लेन करता है, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी सही है, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में क्या है, ये फेल। कभी आप सोचो वेव थ्योरी गलत है, नहीं, वेव थ्योरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना आप स्ट्रेट नेचर से, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आगे समझ में। तो वेव थ्योरी गलत नहीं है। कभी आप सोचोगे कि ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गई तो वेव थ्योरी फेल है, समझ में। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आप देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, क्या इसके 2 कलर हैं, ये क्या है, ब्लैक, और ये क्या है, वाइट, कोई बात नहीं। तो जो रेडिएशन है उसके पास भी डुअल नेचर हो सकता है, वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है और एज ए वेव भी बिहेव कर सकती है। तो डुअलिस्टिक नेचर है। कितने नेचर है रेडिएशन के पास, डुअल नेचर। आज इस बात पे ठप्पा लग गया है, मान लो कितने नेचर हैं लाइट के पास, डुअल नेचर। कौन कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के 2 कलर हो सकते हैं, तो लाइट के एक पार्टिकल है, मानिए ऑब्जेक्ट समझिए, छोटा फोटोन, क्या उसके 2 कलर्स नहीं हो सकते क्या, कलर्स मतलब 2 उसके नेचर नहीं हो सकते क्या, आगे समझ में। तो आप यूँ मत सोचिए कि वेव थ्योरी गलत है, वेव थ्योरी सही है अपनी जगह, क्योंकि एक पार्टिकुलर चीज़ों को आप इसी थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो हम फिर थक हार कर इस बात पर सहमत हुए, अपनी जान छुड़ाई, ठीक है, लाइट के पास कितने नेचर हैं, डुअल नेचर है। आगे समझ में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, डी ब्रोई हाइपोथेसिस, और क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है।
डी ब्रोई हाइपोथेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटोइलेक्ट्रिक सेल क्या है, 2 मिनट का है, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसके बाद डी ब्रोई हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, डी ब्रोई का क्या कहना है, पार्टिकल जो होता है एक पार्टिकल उसका वेव नेचर है, डी ब्रोई की हाइपोथेसिस ये कहती है। ठीक है, वेव नेचर ऑफ मैटर, उसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।